हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है? बर्नौली प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप किसी पाइप या किसी भी जगह से, समझ लीजिए एक पाइप ही ले लीजिए, उसमें से कोई फ्लूइड को पास करा रहे हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, और वो फ्लूइड को जब पास कराएंगे तो पूरे पाइप में अगर आप उसका प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को चेक करेंगे थ्रू आउट दी पाइप कहीं पास में भी, तो आपको वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। चाहे आप उसके एरिया को बड़ा कर दीजिए पाइप का या छोटा कर दीजिए, एट ए सर्टन टाइम पे आपको जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे एट ए सर्टन टाइम पे, तो वो आपको जो वॉल्यूम है वो आपको रिमेन कांस्टेंट मिलने वाला है। और इसके कारण जो प्रेशर है प्लस काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको थ्रू आउट पाइप में क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और बर्नौली प्रिंसिपल यही बोलता है, और हमको इस वीडियो में इसका डेरिवेशन को सॉल्व करना है और देखना है कि जो प्रेशर है और जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे कांस्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला भी। तो टॉपिक का नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या है? प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये आपका पाइप है, दिस इज अवर पाइप इनिशियली, ठीक है, और इसमें से फ्लूइड पास हो रहा है। अब देखिए इस एरिया से फ्लूइड पास हुआ होगा तो इसका एरिया का नाम दे दीजिए आप A1, ठीक है। अब यहाँ पास में हल्का डिस्प्लेसमेंट कराएंगे क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा जगह तो चाहिए। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट दे दीजिएगा B, इस पॉइंट को इनिशियल को, और यहाँ से यहाँ फ्लूइड कुछ गया होगा C, कितने समय में? डेल टी समय में गया होगा। और कितना वॉल्यूम गया होगा? डेल V वॉल्यूम गया होगा। ठीक है, देखो ये एरिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम, तो ये हमारा बनेगा डेल वी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बन गया। अब इतना ही एक एरिया यहां ले लेते हैं। देखिए ये बन गया D और ये बन गया E। इसका एरिया A और इसका प्रेशर P1 दे दीजिएगा आप। ओके है, ठीक है। सेम यहां पास में भी करना है। इसका एरिया आप दे दीजिएगा A2, प्रेशर दे दीजिएगा P2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा D जो कि डेल टी समय में जा रहा है, जिसके कारण डेल वी वॉल्यूम चला गया होगा। ठीक है, अब समय का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। तो डेल टी समय में जितना वॉल्यूम का पानी यहां से गुजरा होगा, सेम वॉल्यूम का पानी यहां से भी गुजरा होगा। ठीक है, अगर देखिए इसके पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले वाले वीडियो में कि अगर इसका जो विड्थ है, जो एरिया है, अगर कम हो जाए तो प्रेशर आपका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है वो उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, अब ये जो पाइप है इसको कुछ हाइट दे दीजिए। तो ग्राउंड से एक हाइट दे देते हैं, मान लीजिए कि ये H1 होगा और इसका हाइट आप H2 ले लीजिए। इसका हाइट कम है और इसका हाइट ज़्यादा है, ऐसा आप मान सकते हैं। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका हाइट को ज़्यादा, इसका हाइट को कम, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, इतना वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर रहने वाला है। इसका एक एरिया है जो A1 है, प्रेशर है P1, इसका एरिया A2 और प्रेशर है P2। ठीक है, इसमें से हम थोड़ा सा ही जगह लिए हैं, मतलब कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के दोनों बराबर मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं। इसका एरिया DE और E वाला एरिया जो है वो बराबर लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या हमको, इसमें हम लोग को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज करना है। सबसे पहले जो फ्लूइड यहां से इन करा रहे हैं, ठीक है, तो उस फ्लूइड में हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो सबसे पहला क्या बनेगा यहां पास में? तो ये बनेगा वर्क डन ऑन द फ्लूइड। ठीक है, यहां पास में क्या बनेगा? वर्क डन ऑन द फ्लूइड। तो यहां पास में जो भी फ्लूइड होगा उस पर हम वर्क करेंगे। वर्क करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या है यहां पास में? तो इसको आप W1 ले लीजिएगा क्योंकि सबको 1 1 लिया जा रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहां पास में क्या लगेगा? पानी में फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एज ए प्रेशर के कंपैरिजन में, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या बनेगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या है यहाँ पास में P1, एरिया है A1, और देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट की बात आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है यहाँ पास में, तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी डॉट डेल टी, ये डेल टी ले सकते हैं आप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा यहाँ पास में, v ऑफ v1 ले सकते हैं डेल टी। ओके है, ठीक है। वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, तो ये बनेगा P1 डॉट डेल वी, ठीक है, यहां से यहां तक का डेल वी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम की जगह आपको वेलोसिटी से कोई रिलेशन दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी डॉट डेल टी होता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आया, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, ये आपका वॉल्यूम निकल के आया और ये आपका वर्क डन निकल के आया। अब देखिए इस फ्लूइड पे हमने वर्क डन किया जिसके कारण यहां से यहां ये पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है। अब ये पूरा पाइप भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस फ्लूइड में जब मैंने प्रेशर लगाया, इस पे जब वर्क डन हुआ तो ये यहां से यहां गया होगा, तो इसने बाकी वाले फ्लूइड को धकेला होगा, ठीक है। तो यहां पास में जो फ्लूइड है इस पे वर्क डन हुआ होगा इसके कारण। तो देखिए वर्क डन ऑन द फ्लूइड, इस जगह पे आपका फ्लूइड पे वर्क डन हुआ, और इस जगह पे क्या लेंगे हम लोग, इस जगह पे फ्लूइड था और ये वाला फ्लूइड इस पे वर्क करा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय द फ्लूइड। बाय द फ्लूइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां का जो फ्लूइड है वो इस वाले फ्लूइड पे वर्क करेगा, इसीलिए वर्क डन बाय द फ्लूइड लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पास में, वर्क डन बाय द फ्लूइड। क्यों लिखे बाय द फ्लूइड, क्योंकि ये वाला फ्लूइड इस पे वर्क कर रहा है, इसलिए बाय द फ्लूइड लिखा गया है, ठीक है। तो वर्क डन क्या लिख लेते हैं, W2 लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पास में, फोर्स डॉट डी। तो फोर्स वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, P2 एरिया 2 और D मतलब कि सॉरी D तो ऐसे रहने वाला है, माय मिस्टेक, D2 ले सकते हैं आप, और इसको D1 ले सकते हैं, D2 ले सकते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, P2 डॉट डेल V। तो मैंने आपको बताया था कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों के दोनों सेम रहने वाला है, इसलिए इस जगह में भी डेल V रहने वाला है और इस जगह में भी डेल V रहने वाला है। वॉल्यूम रिमेन सेम थ्रू आउट द पाइप। कब रहेगा वॉल्यूम सेम, जब आपका टाइम सेम रहेगा, जब आपका डेल टी टाइम सेम रहेगा। अगर टाइम में चेंज आया तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। वर्क डन, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी में इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड के टाइम पार्ट से भी लिखते हैं, मतलब कि इस फ्लूइड पे कितना वर्क हुआ, इस फ्लूइड के कारण इस फ्लूइड पे कितना वर्क हुआ। तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसने वर्क डन किया है या इस पे ये वाले फ्लूइड पे वर्क डन हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है कि जब ये वर्क डन करेगा तो पॉजिटिव वाला है, और इस पे अगर वर्क डन हुआ तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, वर्क डन नहीं होने देगा, तो ये नेगेटिव फॉर्म वर्क करेगा इसके ऊपर में। तब क्या होगा, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, वर्क डन ऑन द फ्लूइड के फॉर्म में अगर लिखता हूं मैं, तो कैसा बन जाएगा, ये W2 जो बनेगा ये आपका माइनस P2 डॉट डेल V हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर हमको वर्क डन कैसा लेना है, हमारे इक्वेशन को लेना है वर्क डन ऑन द फ्लूइड इसके कारण, और वर्क डन बाय द फ्लूइड, ये जो फ्लूइड आगे बढ़ा इसके कारण इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हमको ये वाला वर्क डन लेना है, ठीक है। तो देखिए द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है हमारा, W1 माइनस W2, वर्क डन 1 माइनस वर्क डन 2, तो कितना फॉर्मूला आ रहा है, देखिए P1 डॉट डेल V माइनस P2 डॉट डेल V, ठीक है। तो P1 माइनस P2 डेल V कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा, ओके है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वर्क डन का। कौन सा वर्क डन है, ये प्रेशर वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास में दो पॉइंट और बचते हैं, वो कौन से दो पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी हमको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये जो प्रेशर हो रहा है,
ठीक है। प्रेशर में कितना वॉल्यूम आया, डेल वी वॉल्यूम का चेंज आया, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक में कितना वॉल्यूम चला गया, डेल वी वॉल्यूम। तो अगर इस इक्वेशन को मैं पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितना जा रहा है, तो P1 डॉट माइनस P2 डॉट डेल वी अपॉन डेल वी। तो डेल वी का चेंज आ रहा है पर यूनिट, मतलब कि कितना वॉल्यूम गया होगा, तो डेल वी वॉल्यूम गया होगा, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया है। तो कितना बना, पर यूनिट वॉल्यूम का आपका प्रेशर बनेगा यहां पर में, देखिए जो वर्क डन आपका बन रहा है वो P1 माइनस P2 बना आपका, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तब ये वाला फॉर्म लिखना है, ठीक है। इसको बहुत लोग अलग से भी करते हैं एनर्जी के फॉर्म में भी, कि पर यूनिट एनर्जी जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो कितना आएगा, अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। आप इस ये जो फॉर्मूला जो कट किया मैंने डेल वी और डेल वी को, इसको बहुत लोग अलग अलग जगहों में करते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको इक्वेशन 1 ना मान के इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो पानी गया होगा, जो भी हमारा फ्लूइड है वो गया होगा, तो इस पे वर्क डन होने के कारण इस पे काइनेटिक एनर्जी बना होगा, प्लस इसकी कुछ हाइट है तो इसके हाइट के मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया होगा, ठीक है। तो इसका क्या निकाले, सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, चलिए। तो वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कि जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन के कारण पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पास में अप्लाई होने वाला है। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इस टोटल वर्क डन आपका कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये वर्क डन तो प्रेशर का निकल गया अलग से, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इस टोटल वर्क डन होता है। तो हमको यहाँ पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में निकल आएगा, ठीक है। मतलब वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा, और इसका एक डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर में दे दूंगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जिन लोग नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेल यू इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है फाइनल का, mgh, mgh कौन सा लेंगे, H2, दिस इज फाइनल, माइनस mgh1। अब देखिए मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी डॉट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम आपको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट मिल रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका जो डेंसिटी आपको मिलने वाला है वो भी आपको कांस्टेंट मिलने वाला, मतलब कि यहां से जितना भी मास गया होगा सेम यहां पास में भी गया होगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मिल गया, देखिए मास तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, मतलब जितना भी पानी यहां से गया है उतना ही पानी यहां से भी गया होगा, या फिर जो भी फ्लूइड आप ले रहे हो। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बराबर होने वाला है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट मिलने वाला है। तो यहां m की जगह हम क्या लेंगे, रो डॉट डेल वी इज मास, g ग्रेविटी लगेगा आपका, और ये बनेगा H2, और ये क्या निकलेगा सेम, रो डेल वी GH1, ठीक है। अब देखिए इसमें से कांस्टेंट वाली क्या टर्म है, डेंसिटी, वॉल्यूम और g, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो रो डॉट डेल वी, जी बाहर निकलेगा, H2 माइनस H1, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, ये क्या है, रो डेल वी जी H2 माइनस H1, ओके है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल गया ड्यू टू द वर्क डन, वर्क डन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। यहां से यहां में जो भी चेंज आया वर्क डन के कारण। अब देखिए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी तक अधूरा है, जब तक इसमें काइनेटिक एनर्जी ना निकल जाए तब तक वो वर्क डन के फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला हमारा है द
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला निकलेगा, डेल के का फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हाफ एम वी टू स्क्वायर, V2 क्यों, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे, ये पहला पॉइंट है, तो सेकंड बनेगा हाफ V1 स्क्वायर। ओके है, इसमें से आप कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल सकते हैं। देखिए मास यहां पास में भी कांस्टेंट है, यहां पास में भी कांस्टेंट है। ओके है, तो मास की जगह क्या लिख सकते हो आप, रो डेल V लिख सकते हैं। तो देखिए हाफ रो डेल V। ठीक है, इसको भी आप पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको इक्वेशन 2 ना मान के आप ऐसा कर लीजिएगा कि डेल यू इक्वल टू रो, और ये डेल यू कैंसिल हो जाएगा और ये G बनेगा H2 माइनस H1 के फॉर्म में। ठीक है, और ये बनेगा आपका पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पास में भी सेम हम लोग करेंगे। तो ये V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो डेल V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, हाफ रो डेल V, और ये निकल के आएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपका आएगा हाफ रो डेल V कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में डेल V है यहां पास में, और ये बनेगा V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका फॉर्मूला आएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बन गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास में तीनों इक्वेशन आ चुके हैं। पहला प्रेशर वाला, जिसके कारण इनिशियली स्टार्ट हुआ था जो चीज, और इस प्रेशर के कारण पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया। अब ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इसमें जो भी वर्क डन, इस वर्क डन के कारण प्रेशर में जो भी चेंज आया होगा, सेम वर्क डन के कारण पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम के कारण, किसके कारण, वर्क एनर्जी थ्योरम के कारण पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म लिया जाएगा, जो कि इस वर्क डन के बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है हमारा, यहां पास में निकल के आ रहा है रो G H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन और इस ये वाला जो आपको इक्वेशन आ रहा है, इन दोनों को इक्वेट करना है, और ये दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा, जिसको हम बर्नौली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं इधर जगह बना लेता हूं, ये एरिया थोड़ा खराब है। ठीक है, तो इधर जगह बना लेते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास में है, इसका पहला वाला प्रेशर का भी इक्वेशन हमारे पास में आ चुका है, और दोनों को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग द वर्क डन लिख सकते हैं आप यहां पास में, कंपेयरिंग द वर्क डन। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू, ये वाला वर्क डन हो गया। अब ये वाला वर्क डन को राइट साइड रख सकते हैं, तो आएगा रो G H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ओके है, इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, तो आएगा रो GH2 रो GH1 हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये आएगा P1 माइनस P2। ओके है, अब इसको क्या करना है हमको, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको अरेंज किया जाए, तो P1 वाले जितने भी आपका BC ग्रुप वाले हैं उसको एक साइड कर लीजिए, और जो भी आपका DE ग्रुप वाला था उसको राइट साइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अरेंज द BC पार्ट्स, BC एंड DE कंपोनेंट्स लिख लीजिए, तो कंपोनेंट ज्यादा इजी रहेगा। मतलब कि BC वाले जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक साइड, तो BC वाले कंपोनेंट क्या रहेंगे, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर वाले कंपोनेंट क्या रहेंगे, तो ये P2 उधर चला जाएगा, तो P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर।
दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन और इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ओके है। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इस वाले टर्म, ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर निकल के आ रहा है। मतलब आप कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं तो ये पॉइंट हमेशा राइट वाले के पॉइंट के बराबर ही रहने वाला है। इससे क्या निकल के आया कि प्रेशर थ्रू आउट द पाइप, कहीं पास में भी आप पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट पे आप चेक करिए, प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि थ्रू आउट द पाइप में कहीं पास में भी आप प्रेशर प्लस काइनेटिक पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो निकालोगे, चेक करोगे सभी का सम, तो आपको कांस्टेंट वो मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है एक्सेप्शन केस में कि मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर जीरो है, मतलब कि फ्लूइड जो है वो रुका हुआ है, एग्जांपल मान लीजिए, तो अगर फ्लूइड रुक गया है, वेलोसिटी को जीरो मान लीजिए, तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, आपका इक्वेशन बनेगा प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके है, जब वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाए। ऐसा किस लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगा, जब हाइट आपका बराबर हो जाए, या फिर हाइट एकदम जमीन में रहे तो आपके हाइट जीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तब उस टाइम पे, ठीक है, तो हाइट को आप कांस्टेंट भी मानेंगे तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल हट जाएगा। जब H1 और H2 अगर बराबर हो जाए तो ये वैल्यू इसको काट देगा। तो हाइट को अगर आप कांस्टेंट मान लेते हैं तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगा, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स या फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन किस फॉर्म में ले रहे हैं। मेन जो बर्नौली का इक्वेशन है वो ये रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन तभी कारीगर है, तभी सफल करेगा ये, जब आप जो फ्लूइड ले रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए और आपका विस्कोसियस फ्लूइड नहीं होना चाहिए। मतलब कि विस्कोसियस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कोसियस होना चाहिए। विस्कोसियस का टॉपिक हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड चीज, एक चीज मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है, देखिए अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के कारण देखिए फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स एक के पीछे एक लगा रहता है, इस टाइप से फ्लो होता है ना, देखिए। ठीक है, अब हमको ये एज्यूम करके चलना है इस वाले इक्वेशन को सफल होने के लिए, ठीक है, कि ये वाले मॉलिक्यूल्स जब चल रहे हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में फ्रिक्शन नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं बनाएंगे, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये मिनिमम टू मिनिमम हो जाए। तो ये मिनिमम टू मिनिमम कब होगा? जब हम नॉन विस्कोसियस फ्लूइड लिया जाएगा। तो विस्कोसियस के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल्स का लाइन जो चल रहा है, अगर ये वाला इससे ना टकराए, मतलब टकराए भी तो फ्रिक्शन लेस हो जाए, तो हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये इससे टकरा रहा है, अगर टकराया और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण हीट एनर्जी निकलेगा, तब आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा और यहां पास में एक और एनर्जी आ जाएगी जो कि होगी हीट एनर्जी। तो एनर्जी जो वर्क डन आपका है वो तीन एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहला पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक और तीसरा हीट। कब होगा ऐसा? जब आप विस्कोसियस फ्लूइड के बारे में ले लेंगे। ठीक है, तब आपका इक्वेशन जो है वो वर्क करेगा, पर तभी करेगा जब आप हीट को भी ले लेंगे। और हीट को उस टाइम पे मेजर करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर है। आप किसी फ्लूइड में अगर आप हीट को चेक करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है उसको चेक कर पाना। ठीक है, तो जनरली हीट के फॉर्म को नहीं लिया जाता है और जो फ्लूइड जो फ्लो कराया जाता है वो नॉन विस्कोसियस फ्रिक्शनलेस फ्लूइड को लिया जाता है। ठीक है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग चलते हैं। तो ये था आपका बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली का इक्वेशन। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डेरिवेशन आता है एक्चुअल में। जनरली बाकी में से तो क्वेश्चन आते हैं, पर ये वाला डेरिवेशन ही पूछ देता है और इस डेरिवेशन के ऊपर में आपको घुमा के भी चीजें पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो आपको पूरा डेरिवेशन बना के आपको फाइनल इक्वेशन यहाँ पास में लेके आना पड़ेगा।
ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये स्पेशल कंडीशन आपको बोल देता है। जनरली क्या होता है, जब 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको कंप्लीट एक डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं होता, तो क्वेश्चन को क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है और छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि अगर मैं पूरा डेरिवेशन लिखूं तो फुल मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। तो फुल मार्क्स आने की गारंटी ये रहती है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका इक्वेशन होना चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं बर्नौली और मतलब पूरा पढ़ते नहीं कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो बर्नौली तो पूछ ही रहा है, साथ में और भी कुछ पूछता है, तो वो चीज आपको नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर, तो उससे आपको आइडिया होगा कि आपका जो इक्वेशन है उसका जो फ्लो है, मतलब कि जो इक्वेशन है उसको किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जनरली बहुत लोग यहाँ पास में भी लोग गलती करते हैं कि ये पर यूनिट वॉल्यूम को नहीं हटाते हैं। ठीक है, तो आपका इक्वेशन यहाँ पास में डेल वी निकल जाता है और उसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अरे, तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पास में डेल वी आया है और हमारे फाइनल इक्वेशन में तो डेल वी था ही नहीं, तो उसमें भी लोग गलतियां कर देते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम नहीं भी लिखते हैं और डेल वी लिख देते हैं तब भी आपका इक्वेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप नहीं भी हटाएंगे तो उससे आपका बर्नौली का इक्वेशन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पर जनरली इक्वेशन को ईजी करने के लिए अगर कोई चीज कांस्टेंट मिल रही है हमको तो उसे बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर देना चाहिए, जिससे हमारा इक्वेशन क्या है, इजी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ इस इक्वेशन का। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।